नमस्कार दोस्तों, व्यालोक में आपसे स्वागत है। सबसे पहले तो बात इस नए रंग रूप की। कई लोगों ने कहा कि भाई आप तो अचानक से वो दाढ़ी मूछ, वो मूछ तो खैर है ही, लेकिन अचानक से ये दाढ़ी कहाँ गई, ये नया रूप कहाँ है। तो परिवर्तन हमारे भारतीय वांग्मय में, सनातन वांग्मय में कहा गया है कि परिवर्तन एकमात्र चीज है जो परिवर्तित नहीं होती। परिवर्तन शाश्वत है, चिरंतन है, और परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी वस्तु है। उसके अलावा कुछ भी स्थायी नहीं। 4 मई को बहुत लोग दाढ़ी बाल कटवाएंगे। मैंने पहले ही ठीक ठाक कटवा लिया। दूसरी बात की, कई लोगों ने यह भी प्रश्न किया है कि अचानक से वो त्रिपुंड और तिलक वगैरह कहाँ है। तो दोस्तों, चूंकि आप व्यालोकवाणी का परिवार है, इसलिए हर छोटी से छोटी बात भी मैं बड़े तफसील से आप लोगों को बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। तो तिलक और इसको लेके जरूर मन में कुछ खाना है, व्रत है। उस व्रत के पूरा करने के बाद महादेव से आशीर्वाद मांगा है कि उसको जल्द से जल्द पूरा करो। देखते हैं वो कब पूरा होता है, कैसे पूरा होता है, और फिर क्या करते हैं, वो मन की बात है। वो एक आध्यात्मिक चर्चा जो हम लोग करते रहे हैं, जिस पथ पर मैं चलता रहा। लेकिन फिलहाल आज करेंगे बात छोटी मोटी कई सारी, लेकिन सबसे बड़ी बात बंगाल की। बंगाल में भी 2 बातें। क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह शक हो गया है या भरोसा हो गया है कि वे जा रही हैं? बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और उनको अब जाना है। क्या ऐसा बंगाल के प्रथम चरण के मतदान ने उनको इतना डरा दिया है कि अब वो कह रही हैं कि मुझे कुर्सी की चाह नहीं? ही इसका अनुवाद ये तो नहीं है कि कुर्सी मिल ही नहीं है दीदी। तो जब कुर्सी मिल ही नहीं रही है तो उसकी चाह और ना होने की बात कहाँ आती? पहली बात तो ये। दूसरे, उसी वाक्य के दूसरे अंश में वो कह रही हैं कि मेरी एकमात्र प्राथमिकता ये है कि बीजेपी की दिल्ली की सरकार खत्म हो जाए। तो वो इस बहाने अपने कार्यकर्ताओं को एक गाजर भी थमा रही हैं कि उस गाजर की चाह में कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रहे। देखिए, परिवारवादी और सिंगल एक व्यक्तित्व पर आधारित पार्टीज की यही समस्या होती है कि वो व्यक्तित्व जैसे ही छींचता है, वैसे ही उसके समर्थकों में घबराहट और दौड़ भाग भी शुरू हो जाती है, और चूहे सबसे पहले उस जहाज को छोड़ देते हैं जहां जो डूबने वाला होता है। इस कहावत का जरा निहितार्थ समझिएगा कि आखिर क्यों ये कहावत बनी कि चूहे सबसे पहले उस जहाज को छोड़ते हैं जो डूबने वाला होता है। महासागर में अगर जहाज डूब रहा है तो भला चूहों की क्या औकात? तो वो तो जहाज में ही सुरक्षित थे। तो एक तो मूर्खता चूहों की, और दूसरे ये कि उनकी अहमन्यता कि जब जहाज ही डूब रहा है तो सबसे पहले जो सबसे जिनकी औकात सबसे कम होती है, जो सबसे कमजोर कड़ी होते हैं, वो सबसे पहले जहाज को, जहाज का मतलब यहाँ पार्टी हो सकता है, व्यक्तित्व हो सकता है, भी हो सकता है, वो सबसे पहले जहाज को छोड़ते हैं। तो क्या ममता बनर्जी को लगने लगा है और चूहों को रोकने के लिए उन्होंने ये फलसफा दिया है कि अब वह केंद्रीय राजनीति पर ध्यान दें? अभी 2-3 साल जो बाकी हैं चुनाव में, और कम से कम 2-3 साल उनकी पार्टी का विघटन ना हो। क्योंकि इतना तो अब तय लग रहा है कि बंगाल चुनाव में टीएमसी का जाना तय है और भाजपा का आना ही लगभग तय है। पहले चरण में जो भी कुछ दिख रहा है, हाँ, 4 मई को परिणाम अगर कुछ महान परिवर्तन हो जाए और ये गलत हो जाए तो मैं अपनी गलती भी स्वीकारने को तैयार रहूंगा। लेकिन अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं, उसमें ये करीबन स्पष्ट है कि बंगाल से टीएमसी की विदाई तय है। एक दूसरा नुक्ता जो मुझे इस बंगाल चुनाव में समझ में आया और जिस पर किसी ने बात नहीं की है, किसी ने मतलब किसी ने, वो नुक्ता मुझे लगता है कि उस पर बात बहुत जरूरी है, उस पर बात करनी चाहिए। वो फैक्टर योगी आदित्यनाथ का है।
अच्छा देखिए, योगी आदित्यनाथ जब वहां जा रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी उनके चरणों में दंडवत हो जा रहे हैं, मानिक सरकार उनके चरणों में दंडवत हो जा रहे हैं, बहुतेरे प्रत्याशी भाजपा के बिल्कुल दंडवत होकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति की एक विचित्र परिघटना है। वह मूलतः एक सन्यासी हैं, कुछ दिनों तक विद्यार्थी परिषद में रहे हैं, लेकिन वह मूलतः भाजपा या संघ से नहीं जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी, उन्होंने बनाई थी। वह अध्यात्म पथ से राजपथ पर आए हैं। वो पीठाधीश्वर हैं, और जिस पीठ की बड़ी मान्यता है गोरक्षनाथ मंदिर के, वो वहां के पीठाधीश्वर हैं। उसके अलावा एक वलकल वस्त्रधारी भगवाधारी को आज विकास और गुंडई के विनाश, इन दोनों का परिचायक माना जा रहा है। बंगाल में भी लोग जा रहे हैं तो बुलडोजर बाबा, यहाँ तक कि महुआ मोइत्री जो बदजुबान टीएमसी की नेत्री हैं, उन्होंने भी बुलडोजर बुद्धि कहा जब उन्होंने उन लोगों की पार्टी ने कुछ क्लिप काट कर घटिया तरीके से योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश की। ये इस तरह की जो तमाम बातें हैं, और योगी आदित्यनाथ का नई पीढ़ी यानी जेन जी में जो आकर्षण है, वो बताता है कि इस फेनोमेना को, बंगाल के इस चरित्र को और भारतीय राजनीति में योगी के उद्भव को एक अलग अध्याय के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए, उस पर शोध करने की जरूरत है। मैं कोलकाता में युवाओं से मिला और मुझे बड़ा मजा आया यह देखकर कि युवाओं में योगी की जो धाक है सो है ही, मोदी की धाक न तो कम हुई है, लेकिन योगी की धाक लगातार बढ़ रही है। और उसमें 16 से ये लड़कियां हंसते हुए हमको तो योगी बाबा चाहिए, या फिर योगी बाबा सेक्सी है, सेक्सी सन्यासी जो कभी विनोद खन्ना को ये उपाधि दी गई थी। और बच्चे जो कह रहे हैं उसमें कहीं से अपमान की भावना नहीं है, और इस पर भी मेरे ये शब्द कहने पर भी लोगों की भावना आहत ना हो, क्योंकि वो बच्चे पूरे आदर और सम्मान के साथ योगी आदित्यनाथ को ऐसा कह रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम है जो इस तरह से वो कहते हैं। और हाँ, राजनीति हमेशा प्रतीकों से चलती, तो रैपर्स समुदाय है, उसमें से अधिकांश, खैर चलिए, वो कभी सामाजिक मुद्दों पर लिख रहे हैं, समाज के तथाकथित निचले तबके से जो लोग आए हैं वो लोग रैप करते हैं। रैप की जो पूरी संस्कृति है, ये जो अश्वेत लोगों के इधर से शुरू हुई, रेगे और रैप, उसमें ये कहा गया कि उनकी सभी कुचली भावनाओं को आवाज देने के लिए ये किया गया। अब उसमें समस्या ये है कि भाई वहां तो किया गया तो उसमें कमी आई, अब यहाँ पर भारत में ठीक उसकी नकल, अब नकल ही नकल आप करते हैं, इसीलिए आपके यहाँ कोई भी चीज असल नहीं हो पाती है, क्योंकि आपके यहाँ जुडिशरी भी नकल है, आपके यहाँ संगीत भी नकल है, आपके यहाँ भाव भी नकल है, आपके यहाँ शब्द भी नकल है, और आपकी जो महान विरासतें हैं उनको आप एक एक करके पूरा बनाते जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं हारमोनियम लेके इसलिए निकला हूं क्योंकि आप और हम ये देखते हैं कि भाई रह पाया रह पाया रह पाया, आपको और हमें गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में जो गलतियां हुई उनको सुधार लिया गया। हिंदू समाज सदैव खुद में सुधार करता रहा है। हमारे यहाँ सेक्स स्लेव नहीं होता है, हमारे किसी को किसी के धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर मारा नहीं जाता है। तो वो अपनी विश्व दृष्टि से देखते हैं, यूरोपियन बर्बर हो या रेगिस्तानी म्लेच्छ हो, और वो जिन चीजों को करते हैं आप उनको जस का तस। तो इसलिए रैप में भारत के गाली गलौज आया है। लेकिन कोलकाता में कुछ रैपर्स से मैं मिला, उनमें से कुछ अद्भुत तरीके से राजनीतिक तौर पर जागृत थे, और उनमें भी योगी की लोकप्रियता सर्वाधिक थी। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 12-14 लाख वोटर्स हैं इस बार बंगाल में, और जो युवा वोटर्स हैं जो मतलब 30-32-35 के नीचे वाले मान लिया जाए, 30 तक के, 18 से 30,
वर्ग जो है इसमें योगी की लोकप्रियता है। क्यों लोकप्रियता है? क्योंकि गैरिक वस्त्रधारी एक सन्यासी आज किस लिए जाना जाता है? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे ज्यादा वह व्यक्ति अपने प्रशासनिक दंड के लिए जाना जाता है, जो सख्ती से एक लौह दंड से जो शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का काम उत्तर प्रदेश में उन्होंने संभाला है जिस तरह से, वो एक बड़ी चीज है। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश कभी इस्लामिक आतंक का निर्यात करता था, कभी मुख्तार और अतीक आजम खान ऐसे लोग जिसके प्रतीक थे, आज वो ब्रह्मोस का निर्यात कर रहा है। आज जिस उत्तर प्रदेश में कभी सड़कों में गड्ढे थे कि गड्ढों में सड़कें थी, आज वहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है। लगातार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जोरों पर है। अभी नोएडा में कुछ लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसको सरकार ने अपनी बुद्धिमानी से तुरंत कंटेन कर लिया। ये तमाम चीजें जो हैं ये बताती हैं कि योगी आदित्यनाथ का केवल और केवल जलवा एक हिंदुत्व के पुरोधा के तौर पर नहीं है, बल्कि वह जिस तरह, और उससे कहीं ना कहीं ये संकेत जा रहा है कि हिंदुत्व और विकास एक दूसरे के समांतर हैं। ये है, ये फैक्ट है, लेकिन इसको हमारी गलाजत ने, हमारी हीन बनाने के, अरे ये हिंदू है, मतलब उसको क्या मतलब। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को याद कीजिए, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो अरे इनको प्रशासन क्या आएगा, अरे ये मठ से आगे कभी नहीं निकले हैं। लालू यादव का वो अपना वीडियो देखिए जिसमें लालू और मुलायम मिलकर योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि अरे योगी बाबा जाओ मंदिर में घंटा बजाओ। ये जो धुंध छट रही है, बादल जो हीन भावना के, मैं काले पुत्रों के और तमाम लोगों के लगाए गए थे, वो जो छट रहा है, उससे पता चलता है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन क्यों हुआ है। ये दो मसले बंगाल चुनाव को लेकर थे। इसके अलावा छोटे मोटे कई मसले हैं जो बंगाल चुनाव के अलावा, चूंकि अभी आप लोग कुछ खास पसंद नहीं कर रहे हैं तो उन पर बात नहीं मैं कर पा रहा हूं, लेकिन वो सभी विषय मेरी निगाह में है। उनमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर जिस तरह से एक दो कदम आगे तीन कदम पीछे किया है, उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। बिहार में सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जेडीयू से अब भाजपा ने सीधे तौर पर कमान अपने हाथ में ले ली है, लेकिन उनका मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ है। उसमें क्या पेच है और सम्राट चौधरी के शुरुआती 7-8 दिन क्या बताते हैं, इन तमाम विषयों पर बात करनी जरूरी है। इसके अलावा एक जो अभी विधवा विलाप चालू हुआ है मुसलमानों का कि हमें बना लिया, हमें विक्टिम कार्ड खेलने की जो इनकी पुरानी आदत है, लेकिन लेंस कार्ट हो, टीसीएस हो, कहीं भी जाइए आप, और टीसीएस या लेंस कार्ट या टेक महिंद्रा या इंडिगो में हलाल खाना अनिवार्य करने की ये तमाम बातें नहीं है। बात यह का रूट कॉज क्या है, क्यों है ऐसा। इसके मूल में भी विदेश की हमारी नकल है, क्योंकि विदेशियों ने इतने अत्याचार किए हैं, यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने और तमाम बर्बरों ने, कि उन्हें लगता है कि टर्बन और हिजाब अगर ये पहनाने लगेंगे तो वो सशक्तिकरण का प्रतीक है, जबकि जो बहुसंख्यक प्रतीक है, अब वहां जो प्रतीक है, उनको धीरे धीरे हटाया गया। और चूंकि भारत की तरह का कॉम्प्लेक्स समाज नहीं है, तो वहां केवल कहा गया कि चलो भाई माइनॉरिटी के नाम पर तो इसको हम अगर दे देंगे, हमारी गलियों में अगर तंबू कनात दिखने लगेंगी काली काली, तो सशक्तिकरण हो गया। भारत में वह दृश्य अलग है। भारत में उसको आपने जस का तस उठा लिया, तो टर्बन और हिजाब तो है, लेकिन आपने फिर क्या किया कि तिलक और कलावा, इसीलिए कलावा काटा भी जाता है, इसीलिए कलावा उस तरह भी होता है। तमाम तरह की बातें हैं, इन सब पर बात करने की जरूरत है, और व्यालोकवाणी आप सभी के साथ इस पर बात करता रहेगा। अभी 2-3 दिनों तक कुछ हलचल इसलिए रहेगी क्योंकि मैं अपना स्टूडियो छोटा सा सेटअप करने की जुगत में हूँ, और उसमें कई समस्याएं आती हैं, जैसे अचानक आपका लैपटॉप खराब हो जाए, जैसे अचानक आपका साउंड सिस्टम खराब हो जाए, तो 2-3 दिन वीडियो की गुणवत्ता और बारंबारता
इन दोनों में कमी होगी थोड़ी सी, तो अपना सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। रविवार को हमने फिर से, मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि हमने एक पोस्ट लिखकर यह जानकारी आप लोगों को दी है कि महाभारत जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सुबह 11 बजे हर एक रविवार को हम महाभारत का प्रसारण करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमने रामचरितमानस पर पिछले 2 रविवार से व्याख्यानों की श्रृंखला शुरू की है। अपने बच्चों को जरूर, आप देखें या न देखें, क्योंकि महाभारत और रामायण अगर इसको आपने नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो आप हिंदुओं की, सनातन की एक बहुमूल्य सामग्री से वंचित है। अब मैं तो सनातनी हूं, तो मैं तो ये कहूंगा नहीं कि इससे आपका सर्वनाश हो जाएगा या आप जन्नत चले जाएंगे, दोजख चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि अपने विचार और अपने संस्कारों को अगर हम नहीं जानेंगे तो कौन जाने। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय और नए तेवर के साथ। तब तक के लिए व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बरसाते रहें, बड़ा अच्छा लगता है साहब। और फिलहाल जय जय सिया राम।